नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम बिल्कुल सुनहरे, बल्कि सच कहूं तो खून से लिखा। एक ऐसे इंसान जिनका मानना था कि आजादी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हाथ जोड़कर मांगा जाए, इसे तो लड़कर छीनना पड़ता है। तो चलिए आज उस क्रांतिकारी आग को समझते हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए इसमें सीधे डाइव इन करते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उस दौर की पूरी पीढ़ी के लिए एक वॉर क्राई था, एक शंखनाद था। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आज पूरा देश बेहद सम्मान के साथ नेताजी कहता है, उनकी ये गूंज आज भी हमारे आसपास महसूस होती है। और आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर कैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट ने सीधे ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज किया। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, बचपन और विद्रोह की शुरुआत, कटक से लेकर कोलकाता तक। 23 जनवरी 1897 को कटक के काफी प्रभावशाली और सख्त परिवार में सुभाष का जन्म हुआ। लेकिन बचपन से ही उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक अलग ही आग, एक अजीब सी बेचैनी सुलग रही थी। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की ये घटना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। हुआ यह था कि एक अंग्रेज प्रोफेसर ने भारतीयों के खिलाफ बहुत ही नस्लवादी यानी रेसिस्ट बातें कही। अब सुभाष चुप बैठने वालों में से तो थे नहीं, उन्होंने इसका कड़ी टक्कर से विरोध किया और रिजल्ट क्या निकला? उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है, ये उनकी हार नहीं थी, यही वो चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश अन्याय के खिलाफ उनके अंदर एक आजीवन चलने वाले विद्रोह को भड़का दिया। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, आईसीएस से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक, एक क्रांतिकारी का चौराहा। इंग्लैंड जाकर उन्होंने उस वक्त की सबसे मुश्किल इंडियन सिविल सर्विसेज यानी आईसीएस की परीक्षा तो इजीली पास कर ली, पर इसी कामयाबी ने उन्हें जिंदगी के सबसे बड़े चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां इस सिचुएशन की सीरियसनेस को समझिए। उनके सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते थे। एक तरफ था ऑप्शन ए, ब्रिटिश एम्पायर की नौकरी करना, जहां बेहिसाब पैसा और सिक्योरिटी थी, और दूसरी तरफ था ऑप्शन बी, देश की सेवा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और क्रांति लिखी थी। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने इस सुपर टफ एग्जाम में चौथी रैंक हासिल की थी, फिर भी उन्होंने बिना एक सेकंड सोचे वो ब्रिटिश नौकरी ठुकरा दी। आज के हिसाब से सोचें तो उस दौर में ऐसी नौकरी छोड़ना ब्रिटिश सत्ता के लिए किसी भूकंप, किसी अर्थक्वेक से कम नहीं था। यहां से शुरू होता है अगला दौर, वैचारिक टकराव, गांधी जी से मतभेद और उनका पलायन। भारत लौटने के बाद वो सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं के साथ काम करना शुरू किया। इसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझते हैं। एक तरफ थी महात्मा गांधी की नीतियां, जिनका बिल्कुल अटूट विश्वास था कि आजादी सिर्फ अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर ही मिल सकती है, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। उनका लॉजिक बहुत क्लियर था। उन्हें लगता था कि ब्रिटिश साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। मंजिल दोनों की एक थी, भारत की आजादी, पर रास्ते बिल्कुल अलग थे। इस आइडियोलॉजी के टकराव का असर क्या हुआ? 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने बहुत शानदार तरीके से जीता। उसके बावजूद इस इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा। पर रास्ते यहां खत्म नहीं हुए। उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बना ली। अब उनकी इस बढ़ती हुई ताकत और पॉपुलैरिटी से अंग्रेज इतना घबरा गए कि आखिरकार उन्होंने नेताजी को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया, यानी हाउस अरेस्ट पर रख दिया। लेकिन क्या नजरबंदी उन्हें रोक पाई? बिल्कुल नहीं। 1941 में उनके निकल भागने की जो पूरी प्लानिंग थी वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। बस एक पल के लिए इमेजिन करते हैं। कदम 1, उन्होंने एक घनी दाढ़ी बढ़ाई। कदम 2, एक पठान का भेष बनाया। और कदम 3, रात के बिल्कुल घनघोर अंधेरे में कड़े पहरे को चकमा देकर निकल गए। ये अपने इंटरनेशनल दोस्तों को जुटाने की एक बेहद निडर शुरुआत थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्ड होता है हमारे अगले हिस्से में, आजाद हिंद फौज, एक मुक्ति सेना का निर्माण। इंडिया से बाहर निकलने का उनका मकसद सिर्फ खुद को सेफ रखना नहीं था। उनका मास्टर प्लान था अंग्रेजों को हराने के लिए एक ग्लोबल लेवल का मिलिट्री अलायंस तैयार करना। उनका ये ग्लोबल सफर सच में अनबिलीवेबल था। टाइमलाइन को देखें तो 1941 में वो जर्मनी पहुंचते हैं। वहां उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया। फिर सोचिए, 1943 में दुश्मन के पानी के बिल्कुल नीचे से
एक जर्मन यू बोट से एक जापानीज सबमरीन में शिफ्ट होते हुए वो जापान पहुंचते हैं। वहां उन्हें जबरदस्त सपोर्ट मिला और आखिरकार उन्होंने रास बिहारी बोस से इंडियन नेशनल आर्मी यानी अपनी INA की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। और कमान संभालते ही उन्होंने सेना में जो जोश भरा उसका कोई मैच ही नहीं था। उन्होंने वो फेमस नारा दिया, दिल्ली चलो। ये बस 2 लफ्ज नहीं थे, ये पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के खात्मे का एक अल्टीमेट डिक्लेरेशन था। उन्होंने INA को एक ऐसी फॉर्मिडेबल, ऐसी ताकतवर फोर्स में बदल दिया जिसने डर को तो पीछे छोड़ ही दिया था। वो जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा से होते हुए सीधे इम्फाल और कोहिमा की तरफ बढ़ चले। क्या एनर्जी, क्या पैशन रहा होगा उस वक्त। लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। INA का करेज तो अनमैच था, पर कुछ ऐसी कठिनाइयां आईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्हें जरूरी रिसोर्सेज जैसे हथियार और खाने पीने की भारी कमी का सामना करना पड़ा। ऊपर से वहां का मौसम इतना खराब और हॉस्टाइल था कि आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया। और सबसे बड़ा सेटबैक तब लगा जब ग्लोबल वॉर डायनामिक्स बदले और जापान की मिलिट्री डिफीट हो गई, जिससे उनका बाहरी सपोर्ट पूरी तरह से कट ऑफ हो गया। और इसी के साथ हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, संघर्ष, रहस्य और विरासत। अंतिम अध्याय। INA का मिलिट्री कैंपेन उन बाहरी फैक्टर्स की वजह से जोर तो नहीं पकड़ पाया, पर इसके आगे जो हुआ वो और भी बड़ा रहस्य बन गया। 18 अगस्त 1945 ये वो तारीख है जो आज भी हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। दुनिया को अचानक से खबर दी गई कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश के अंदर नेताजी की मौत हो गई है। पर क्या सच में ऐसा ही था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी थी? सच तो यह है कि दशकों बाद भी उनकी मौत के हालात पर आज भी बहस होती है और ये एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो सबसे अहम मुद्दा यहां यह है कि भले ही फिजिकल वॉर INA नहीं जीत पाई, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट था उसने तबाही मचा दी। जब INA के सैनिकों पर लाल किले में मुकदमे चलाए गए तो उसने पूरे देश में एक आग लगा दी, एक ऐसी आग जिसकी वजह से खुद ब्रिटिश इंडियन सेना और नेवी के अंदर बड़े पैमाने पर विद्रोह फूट पड़े। यही वो डिसाइसिव मोमेंट था जब अंग्रेजों को फाइनल रियलाइजेशन हो गया कि भाई अब इस देश पर राज करना लिटरली नामुमकिन है। INA का सैक्रिफाइस उनके ताबूत की आखिरी कील साबित हुआ। उनकी लेगेसी को अगर हम समराइज करें तो उन्होंने हमें कुछ ऐसे सबक दिए जो हमेशा जिंदा रहेंगे। पहला, डर पर पूरी तरह से जीत हासिल करना। दूसरा, देश के लिए किसी भी हद तक सुप्रीम सैक्रिफाइस देने का जज्बा। और सबसे बड़ा लेसन ये कि सच्ची आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती, उसके लिए हमेशा लड़ा जाता है। एक पूरी तरह से आज़ाद भारत का उनका वो पैशन आज भी निकल कर आता है और आने वाली जनरेशन्स को इंस्पायर करता है। और इसी के साथ ये कहानी हमें एक बेहद शक्तिशाली सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर सच्ची आज़ादी छीनने के लिए कोई इंसान किस हद तक जा सकता है और उसके लिए अपना क्या क्या कुर्बान कर सकता है? सुभाष चंद्र बोस का वो अटूट जज्बा यही दिखाता है कि अगर इरादे फौलादी हों तो किसी भी ताकत को झुकाया जा सकता है। तो बस इसी सोच के साथ जय हिंद।